हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यहाँ पर वीडियो है वो है यूजीसी नेट और जेआरएफ का। और स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिस सेट पेपर है और आपको यहाँ पर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए व कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये और बहुत ही बार पेपर में पूछा भी गया है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग है ये सर्वप्रथम किसने किया। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जवाब दीजिएगा और मैं इसका जो राइट आंसर है इसका मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 वैष्णवन की वार्ता ये रचना किसकी है? 84 वैष्णवन की वार्ता ये रचना किसकी है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोस्वामी गोकुलनाथ जी की। गोस्वामी गोकुलनाथ जी की ये रचना है। अगर बात करें गोकुलनाथ जी की तो बल्लभाचार्य के पोते और गोसाई विठलनाथ के बेटे गोसाई गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन या वैष्णवनों की वार्ता नामक ग्रंथ की रचना की है। और ये किस भाषा में है? ये है ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये ब्रज भाषा में रचित है ये रचना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 343। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, वर्षा ऋतु में। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो जगनिक की रचना है, यहाँ पर जगनिक की रचना परमाल रासो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? आल्हा खंड कहा जाता है। और ये वीर गीत काव्य है। कैसा काव्य है ये? वीर गीत काव्य है ये। और आज तक इनकी लोकप्रियता बरकरार है और ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। और स्टूडेंट्स, इनकी एक पंक्ति भी है आल्हा खंड जिसको बोल सकते हैं हम, वो है जैसे 12 वर्ष लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। एक बार फिर से सुन लीजिए ये पंक्ति, और पेपर में पूछी भी जाती है। 12 वर्ष लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये किसकी पंक्ति है? तो ये है जगनीक की और इसको आल्हा खंड भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीसल देवरासो के रचयिता कौन है? बीसल देवरासो के रचयिता यहाँ पर कौन है? तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। 5वें क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाला। नरपति नाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गारसाद तांसी। अगर बात करें इस रचना की तो इसका पूरा नाम है जैसे इस्तवार दला लेतरी ऊपर एंदुई हिंदुस्तानी। और स्टूडेंट, इसमें जो है तो 738 कवि और लेखक हैं। 738 कवि और लेखक हैं और इनमें हिंदी के साहित्यकारों की जो संख्या है वो है 72। ये हिंदी के साहित्यकार हैं और जो भी बाकी बचे हमारे शेष जो बाकी यहाँ पर साहित्यकार हैं वो उर्दू के हैं। और यह इतिहास काल क्रमानुसार ना होकर के वर्णानुक्रम से है। वर्णानुक्रम से है, ये वर्ण के आधार पर ये लिखा गया है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि जो है तो अष्टछाप का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैदास। रैदास जो है तो अष्टछाप का कवि नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर अष्टछाप के कवियों की, तो अष्टछाप के कवि हैं जैसे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद, कृष्णदास, नंददास, सूरदास। ये क्या है? अष्टछाप के कवि हैं, 8 कवि हैं। और इनके जो संस्थापक हैं, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो विट्ठल नाथ ने की है। विट्ठल नाथ ने जो है तो इसकी स्थापना की है। और अगर बात करें रैदास जी की, तो ये रामानंद के शिष्य थे और जाति से चमार जाति के थे ये। और ये मीरा के गुरु भी माने जाते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं। रविदास की वाणी शीर्षक से इनकी रचनाएं जो हैं तो प्रकाशित हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी जो है तो किसकी रचना है? तो स्टूडेंट्स, ये जो रचना है ये है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की ये रचना है अनुराग बांसुरी। अगर बात करें रसखान की, तो रसखान की रचनाएं हैं, जो फेमस रचनाएं हैं वो हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। वैसे इनकी 2 ही रचनाएं हैं ये, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। अगर बात करें रहीम जी की, तो रहीम की जो रचनाएं हैं वो हैं जैसे वर्वे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेट कोतुकम और मदनाष्टक। एक बार फिर सुन लीजिए, बर्वे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेट कोतुकम और मदनाष्टक। ये किसकी रचनाएं हैं? रहीम जी की रचनाएं हैं। आगे है हमारा छीत स्वामी। तो छीत स्वामी की जो है तो विट्ठल नाथ के ये शिष्य हैं। छीत स्वामी किसके शिष्य हैं? विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। और इनके सफुट पद, इनके जो सफुट पद हैं यहाँ पर वो इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। प्रेम लीला इनकी कविता का मुख्य विषय है। क्या है? प्रेम लीला जो है, प्रेम लीला इनकी कविता का मुख्य विषय है। और इनके पदों में सरसता प्रेमानुभूति मिश्रित है। सरसता और प्रेमानुभूति इनके जो काव्य में संग्रहित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला लला फिर आइयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। और स्टूडेंट्स, ये जो पंक्ति है सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत ही बार पेपर में पूछी गई है, तो आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक यहाँ पर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बालमुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो झूठा सच। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? यशपाल जी। यशपाल जी इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ये है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र। 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रावृत्त है? हमें यात्रावृत्त बताना है। यात्रावृत्तांत इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 15 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ों पर चांदनी। और स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये रचना किसकी है। ये यात्रावृत्तांत जो है तो किसका है? चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1918। 1918 में जो है तो इसकी स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और साथ में एनी बेसेंट भी इनके संस्थापक हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की जो स्थापना हुई है वो 1918 में हुई है। और संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। और अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल। न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल इसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देरिदा। विखंडनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक का नाम जैक देरिदा है। और ये फ्रांस के दार्शनिक भाषाविद और आलोचक हैं। कहाँ से है इनका संबंध? तो फ्रांस से। फ्रांस से इनका संबंध है और ये दार्शनिक भाषाविद और आलोचक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काव्य में निर्वैयक्तता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलियट ने। निर्वैयिकता की सिद्धांत की स्थापना टी.एस. इलियट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो यहाँ पर सबसे पहले है 21 क्वेश्चन है हमारा, 21वां क्वेश्चन। तो स्थापना दी है, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। और दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नेट की परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ए और आर दोनों सही हैं। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। और दूसरा तर्क भी सही है, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वियोगी वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और तर्क दिया है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। मूल प्रेरणा जो है तो क्या है? वेदना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ए और आर दोनों सही हैं। तो स्थापना क्या दी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना क्या दी है इसकी, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। और तर्क दिया है, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ए सही और आर गलत है। सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो सभी कवि जो हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। नेक्स्ट है, स्थापना है हमारे पास, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। और तर्क दिया है, हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हिंदी के सभी कवि अस्तित्ववादी नहीं है और हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, तो ये भी सही नहीं है, तो नहीं है।
नेक्स्ट है स्थापना है नारी चेतना को प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। और तर्क दिया है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखक और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ए गलत और आर सही। ए गलत है और आर सही है। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ये गलत बात है। और स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, ये सही बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट पेपर है इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और हम 25 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब हम जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।